ओके, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है यशवंत सिंह और हम हैं इतिहास के विद्यार्थी। कल जैसे कि करजन पे एक टॉपिक रिकॉर्ड किया था, उसी तरीके से आज एक बढ़िया टॉपिक है, जबरदस्त एकदम चमकता धमकता टॉपिक, एंग्लो अफगान रिलेशंस। जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक है, वर्ल्ड से रिलेटेड टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो इस टॉपिक को स्लॉट में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं एंग्लो अफगान। आंग्ल यानी अंग्रेज, अफगान यानी अफगानिस्तान। इनके बीच में लेट 19वीं सेंचुरी और 19वीं शताब्दी के चौथे दशक में 1840 तक क्या संबंध रहे हैं, इनके संबंधों में उतार चढ़ाव आए हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, देखो, अफगानी लोग, आखिर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। एक समय था जब ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनी बना रही थी, भारत को भी कब्जे में ले लिया था, ठीक है। अफ्रीका हुआ, अमेरिका उपमहाद्वीप हुआ, ठीक है ना, हर जगह अपना पूरा वर्चस्व फैलाया हुआ था उसने। लेकिन इन अफगानियों को वो अपने कब्जे में नहीं ले पाए, और जब जब कब्जा किया, ये अफगानियों लोग बहुत विद्रोह किए, बहुत स्वतंत्र प्रिय जाति के लोग थे। तो इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अफगानी कभी भी, जब भी लेने का ये लोग प्रयास किए, कभी भी वो लोग आए नहीं, हमेशा विद्रोह करके इन लोग के रेजिडेंट वगैरह की हत्या कर देते थे, ठीक है ना। तो सबसे शुरू करते हैं अफगानिस्तान से, ठीक है ना। ओके, अफगानिस्तान। नादिर शाह को जानते हैं आप लोग। 1747 में नादिर शाह को मार दिया गया। उसका उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने काबुल पर अधिकार कर लिया, काबुल पर कब्जा कर लिया, और आधुनिक अफगानिस्तान आप देख रहे हैं पाकिस्तान के वेस्ट में, उसमें आधुनिक अफगानिस्तान की नींव डाली। अफगानिस्तान राज्य की नींव किसने डाली? अहमद शाह अब्दाली ने, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, भारत पे 7 बार आक्रमण किया उसने। उसका पोता शाह सूजा 1803 से लेके 1809 तक अफगानिस्तान का शासक रहा, अमीर रहा, ठीक है। उसके बाद उसको भी 1816 में हटा दिया गया। 1816 के बाद तो वो अंग्रेजों का एक पेंशनर बन के रह गया, लुधियाना में रहता था। तो इस तरह से अफगानिस्तान में भी अराजकता का माहौल था। लेकिन इस अराजकता के बीच 1826 में अफगानिस्तान के सारे सरदार लोग मिलके एक व्यक्ति, दोस्त मोहम्मद को वहां का शासक चुनते हैं, ठीक है ना। 1826 में एक तरह से स्थिरता का दौर आता है कि अब अफगानिस्तान में एक बढ़िया स्थिर हो गया, वहां पर दोस्त मोहम्मद शासक करने लगा, ठीक है ना। तो ये अफगानिस्तान का स्लॉट हुआ। अफगानिस्तान की लोकेशन आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान के वेस्ट में, ईरान के ईस्ट में पड़ता है। ऊपर देखते हैं तो मिडिल एशिया की कंट्रीज है, ठीक है, मिडिल एशिया का ये देश है। ओके, अब बात करते हैं इंग्लैंड की, ठीक है ना। देखो बात क्या है, आखिर इंग्लैंड क्यों अफगानिस्तान के पीछे पड़ा था, ठीक है ना। दरअसल इंग्लैंड को चाहिए थी एक वैज्ञानिक सीमा, ठीक है ना, साइंटिफिक बॉर्डर चाहिए थी। वैज्ञानिक सीमा क्या है, देखो बात करते हैं, थोड़ा पीछे जाओ, 305 बीसी, ठीक है ना। 2300 साल पहले तुमको ले चलते हैं। अब 2300 साल पहले क्या हुआ था, 305 बीसी की बात करें, सेल्यूकस निकेटर का नाम सुना होगा एंशिएंट हिस्ट्री में। वो भारत की तरफ एडवांस किया, सोचा कि जैसे सिकंदर गया भारत में, सब हरा के आया है, उसी तरीके से हम भी जाएंगे, बढ़िया हरा के आएंगे। लेकिन गलत बयाना ले लिया। यहां पर तो चंद्रगुप्त और कौटिल्य का भारत था वो, तो चंद्रगुप्त ने भैया इनको हरा दिया, और काबुल, कंधार, हेरात, जिसको मेगास्थनीज की इंडिका में पेरोपनिसडाई एरिया, ठीक है ना, ये सब बोलते हैं, वहां तक भारत की सीमा थी। यानी आप जो देख रहे हैं अफगानिस्तान, ठीक है ना, वहां तक भारत की सीमा थी मौर्यों की। तो एक तरह से, अच्छा साइंटिफिक क्यों कहते हैं, ठीक है ना। देखो बात है, दरअसल ये जो एरिया है ना, यहाँ पहाड़ी दर्रे हैं, ठीक है ना, एक तरह से जियोग्राफिकल बहुत मजबूत एरिया है। तो अंग्रेज चाहते थे कि अगर यहाँ पर हमारा स्थिति मजबूत हो जाएगा ना, तो हमारा ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत में है उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो इसीलिए, और दूसरा कारण एक रूस था, ठीक है ना। अब रूस कहां से आता है बीच में, देखो बात ये था कि जब इसी समय 19वीं सेंचुरी में, ठीक है ना, जैसे कि ब्रिटेन पूरी दुनिया पर अपना जाल बिछाया हुआ था ना, हर जगह कॉलोनी, ऑस्ट्रेलिया उपमहाद्वीप, और पूरे उपमहाद्वीप में कह सकते हैं, इंडिया उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह उसकी कॉलोनीज थी। तो उसी तरीके से दुनिया के और भी देश थे ना भाई मजबूत, यही तो थे नहीं, फ्रांस था, रशिया था, और रशिया के अलावा वो हो गया जर्मनी हो गया, ठीक है ना। तो ये देश भी एक उभर के आ रहे थे विश्व पटल पर, अपनी कॉलोनीज ये लोग स्थापित करने की होड़ मची हुई थी कि दुनिया में हम कितना कॉलोनी स्थापित कर ले अपना, ठीक है ना। तो रशिया भी कम नहीं था, रशिया में जार का शासन था, निकोलस, कितना बढ़िया जार था वो, ठीक है ना, मजबूत था, निरंकुश था, ठीक है। तो और दूसरा बात, मिडिल एशिया। अब मिडिल एशिया की बात करते हैं, ठीक है ना। ये तो बात हो गई पश्चिमी देशों की।
दरअसल मिडिल एशिया जो है, आज देख रहे हैं आप, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, ये उस समय राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ था। हर देश चाह रहा था कि किसी तरीके से हम इसमें जो है अपना कब्जा कर लें और भारत की तरफ एडवांस कर लें, क्योंकि भारत देखते बहुत बड़ा एसेट था, ठीक है ना। सारे वेस्ट कंट्रीज के लिए जो ईस्ट है वो बहुत बड़ा एसेट था। वहां पे व्यापार वाणिज्य के मामले में भी, और ऊपर से जो शोषण कर रहे थे, पैसे का निष्कासन हो रहा था, पलायन हो रहा था बहुत तेजी से, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था मिडिल एशिया का क्षेत्र, ठीक है ना। तो अब रूस भी मिडिल एशिया में टांग अड़ा रहा था कि भाई मिडिल एशिया में अगर हमको थोड़ा एक्सेस मिल जाए तो हम भारत की तरफ एडवांस कर सकते हैं, और ब्रिटेन जो वेस्ट में बहुत चिल्ला रहा था उसको थोड़ा कंट्रोल, गला दबा सकते हैं, ठीक है। तो रशिया ने मिडिल एशिया में हस्तक्षेप किया सन 1800 के बाद। 1801 में जॉर्जिया पर रशिया का हो गया कब्जा, ठीक है ना। भाई ब्रिटिश वाले बड़ी घबरा गए कि अरे भाई ये देखो मिडिल एशिया में घुस गया। उसके बाद 1811-13 का दौर, उसके बाद 1826-28 का दौर, रशिया ने ईरान को हराया। ईरान को हराने के बाद, ईरान देख रहे हैं ना उस समय पर्शिया, ठीक है ना, पर्शिया को हरा दिया, ठीक है, फारस को। और हराने के बाद जो ईरान का लोकेशन है आप देखते हैं कि कैस्पियन सागर से उसकी सीमा काफी ज्यादा है, ठीक है ना। तो कैस्पियन सागर जो है उसके कुछ प्रदेश जो है ईरान को, रशिया को देने पड़े, और वहां पर रशिया ने क्या किया, अपना एक रेजिडेंट भी डाल दिया, ठीक है। तो अब भाई ब्रिटिश साम्राज्य, तो वहां जो गृह सरकार थी वो तो कहा कि अरे ये लोग ईरान में भी घुस आए। और अब ईरान से देख लो कि ईरान से सेंट पीटर्सबर्ग जो उनका अपना हेडक्वार्टर है, जो कि यूरोप के एकदम ईस्ट में पड़ता है, ठीक है ना। सेंट पीटर्सबर्ग से जितनी दूरी थी ईरान की, उतनी ही दूरी भारत से थी। और ये उस समय जो पॉलिटिशियन थे वो मानते थे कि अगर किसी तरीके से रशिया का एरिया जो उस समय कहलाता था हेरात पर किसी तरह से रशिया का अगर एक्सेस मिल गया तो वो भारत की तरफ एडवांस कर सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि रशिया जो है अपना प्रभावशाली स्थिति बना लिया था। तो रशिया कुल मिला के एडवांस करना चाहता था, कहां पर, भारत की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लैंड की। देखो सीधे आते हैं हम 1836 में, यहीं से समीकरण बदलना शुरू होता है, जब भारत का गवर्नर जनरल ऑकलैंड आया। ऑकलैंड को एक समाचार मिला तेहरान से, ईरान की राजधानी तेहरान है, ठीक है ना, पर्शिया। वहां से उसको समाचार मिला कि रशिया जो है वो एडवांस कर सकता है इंडिया की तरफ, ठीक है ना। उसको प्रसार की खबरें मिली। अब ऑकलैंड जो था, ठीक है ना, उसके वो फिर फॉरवर्ड पॉलिसी का आदमी, वो संधि वगैरह में ज्यादा उतना उसका था नहीं, ठीक है ना। संधि था तो उसकी अपनी शर्तें थी, ठीक है ना। और इंग्लैंड में भी जो ग्रे का मंत्रिमंडल था, पामस्टन, ठीक है ना, और ऑकलैंड, उसी के भारत सचिव जो थे, वो लोग भी चाहते थे कि फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाया जाए, अफगानिस्तान के साथ कोई निश्चित संबंध किए जाए ताकि रशिया और एडवांस आगे ना कर सके, ठीक है ना। और ऊपर से रशिया जो था, अब वो तो जीत ही चुका था ईरान को हरा चुका था। तो ईरान को उसने कहा कि ऐसा करो, तुम हेरात का घेरा डाल दो। हेरात का घेरा डाल दोगे, अगर हेरात अगर जीत जाया जाए तो भारत की तरफ एडवांस किया जा सकता है। और उसी समय ऑकलैंड को ये सब चीजें समझ में आ रही थी, सूचना मिल रहा था, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान, अच्छा इस सब के बीच में अफगानिस्तान की क्या स्थिति है। दरअसल अफगानिस्तान जो है वो समझ लो कि दोनों तरफ फौलाद है और बीच में बेचारा ये पड़ा था। इधर रशिया है, इधर इंग्लैंड है, और बीच में ये पड़ा था। चाह रहा था कि दोनों देशों से हमारे संबंध मधुर रहें, और दोनों देश चाह रहे थे कि किसी तरीके से एक्सेस मिल जाए हमको, मामला वहीं पर रफा दफा हो जाए, ठीक है। तो अफगानिस्तान में तो दोस्त मोहम्मद था। तो जब ऑकलैंड गवर्नर जनरल बना है तो जो दोस्त मोहम्मद था उसको एक लेटर लिखा, बधाई पत्र लिखा, ठीक है ना। अब दरअसल इस लेटर, बधाई पत्र लिखने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक चीजें थी। देखिए 1834 में रणजीत सिंह जो थे सिखों के राजा, उन्होंने पेशावर जीत लिया, और दोस्त मोहम्मद को बड़ा अखरता था पेशावर, क्योंकि वो चाहता था कि पेशावर हमारा हो, ठीक है ना। तो ये बधाई पत्र लिखे और कहे कि ऐसा है, हम आपसे दोस्ती के इच्छुक हैं, हम आपकी मित्र बनना चाहते हैं, लेकिन ऑकलैंड भाई साहब हमको जो पेशावर आप दिलवा दीजिए। ऑकलैंड ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भैया, हम तो स्वतंत्र राज्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त मोहम्मद कहा कि देखो पेशावर तो हमको चाहिए, या तो तुम दिलवा दो या तो हम रशिया की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। अगले साल क्या हुआ, 1837 में ऑकलैंड को तो पहले से चिंता थी रशिया की, तो उसने क्या किया कि अपने एक दूत को, दूत नहीं कह सकते, एक व्यापारिक मंडल था, ठीक है ना, अलेक्जेंडर बर्न्स, उसको भेजा अफगानिस्तान में। दरअसल ये व्यापारिक शिष्टमंडल था, लेकिन कहने को व्यापारिक था, उनका पूरा काम तो वही था कि वहां जाके स्थिति का जायजा लिया जाए, देखा जाए अफगानिस्तान में किस तरह की परिस्थितियां हैं। तो वहां गया तो उसने भी दोस्त मोहम्मद से बात की,
बात विचार हुआ तो दोस्त मोहम्मद तो अपनी जिद पे अड़ा, तो उसको पेशावर चाहिए था। तो भाई अलेक्जेंडर बर्न्स ने जो है ऑकलैंड से कहा कि देखो इसको पेशावर चाहिए। फिर वो गुस्सा आ गया कि अरे हम जब कह रहे हैं पेशावर नहीं दे सकते, स्वतंत्र राज्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोस्त मोहम्मद के पास एक ही चारा था कि वो कहां जाए, रशिया के पास जाए। गया भी, रशिया के एक दूत विक्टेविच नाम था, उसको जो है काबुल में इसने स्वागत किया, भाई वहां के एम्बेसडर को बुलाया। अब ये सब ऑकलैंड देखा, उसको भैया अब उसके खलबली मच गई कि ये देखो यार हमारी बात नहीं मान रहे, ऊपर से रशिया के दूत को बुला लिया। और रशिया और इंग्लैंड का तो जानते हैं आप 36 का आंकड़ा। अब इसके पास दो विकल्प थे, ठीक है, या तो अफगानिस्तान को छोड़ दे कि जाओ तुम, हमको तुमसे मतलब नहीं है, और या तो रणजीत सिंह के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर अटैक कर दे, उसको तोड़ ताड़ के रख दे, ठीक है ना। और पहला विकल्प कहां अपनाने वाले थे लोग, अंग्रेज लोग जानते ही हैं आप लोग। तो रणजीत सिंह के साथ मिलकर 1838 में एक संधि हुई, ठीक है ना, त्रिदलीय संधि कहते हैं। संधि में यह था कि एक बड़ी सेना लेके जाएंगे अफगानिस्तान में और दोस्त मोहम्मद को खदेड़ेंगे, और उसके बाद दोस्त मोहम्मद की जगह, अब तो बता ही चुके शाह सूजा जो है और वो लुधियाने में रह रहा था और अंग्रेजों का कठपुतली था, पपेट था वो, तो एक पपेट किंग को डाल देना था अफगानिस्तान में, ठीक है। तो ये संधि हुई कि शाह सूजा को अफगानिस्तान का अमीर बना दिया जाएगा और अंग्रेज जो है पर्दे के पीछे से गोली चलाएंगे धड़ाधड़, सब आगे शाह सूजा खड़े ही हैं, और बाकी सहायक संधि वगैरह भी स्वीकार कर ली जाएगी और अफगानिस्तान का जो सिखों के साथ रिलेशंस हैं वो भी एक स्थिर दौर में चला जाएगा। तो ये सब बातें हुई, ठीक है ना। इसी बीच एक और घटना घट गई। देखिए वर्ल्ड की घटना क्या है। दरअसल एक नौसेना की जो टुकड़ी है अंग्रेजों की, वो पर्शियन गल्फ की तरफ बढ़ रही थी, पर्शियन गल्फ की तरफ गई, फारस की खाड़ी तरफ, ठीक है ना। तो ईरान का जो शाह था, जो ईरान रशिया के कहने पर हेरात का घेरा डाला हुआ था, वो डर गया, वो हेरात का घेरा उठा के भाग गया कि अरे भैया अंग्रेज आ गए, ठीक है ना। और कुछ ऐसी वर्ल्ड लेवल पे परिस्थितियां घटी कि काबुल से रशियन एम्बेसडर भी वापस चला गया। तो कुल मिला के ऑकलैंड का रशिया का डर खत्म हो गया कि अब रशिया की तरफ से कोई डर नहीं है, यानी ये जो संधि हुई है अफगानिस्तान पे अटैक करने के लिए, इसको रोकी जा सकती थी, ठीक है ना, कि रशिया का डर खत्म हो गया, तो भाई अफगानिस्तान में अब छेड़छाड़ क्यों करो आप, ठीक है ना। लेकिन ऑकलैंड कहा, वो अब सोच रहा था कि देखो युद्ध के लिए सब चीजें इकट्ठा हो गई हैं, पीछे नहीं हटेंगे, अब रशिया का काम खत्म हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हटेंगे, ठीक है ना। वो क्या किया, बोलन दर्रे से अटैक कर दिया। दोस्त मोहम्मद जो है बंदी बना लिए गए, शाह सूजा को वहां का राजा बना दिया गया, ठीक है। अब शाह सूजा को जब राजा बना दिया गया वहां पे, तो अफगानियों को तो हम बता ही चुके हैं स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो लोग, विद्रोह कर दिए वो लोग, और वहां के लोग शाह सूजा को अपना राजा स्वीकार कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इसको हम राजा स्वीकार ही नहीं करेंगे। बड़ी समस्या खड़ी हुई। और शुरुआत में हुआ ये था कि वहां पर दोस्त मोहम्मद को शाह सूजा को राजा बनाने के बाद अंग्रेज जो है वो लौट आए थे और वहां एक छोटी सी रेजिमेंट जो है एल्फिस्टन के नेतृत्व में छोड़ दी थी, ठीक है, यहीं पर कोई विद्रोह वगैरह हुआ था तो दबा दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बाद में देखते हैं कि कुछ ही समय बाद वहां पर जो अलेक्जेंडर बर्न्स है उसको मार देते हैं सब अफगानी, ठीक है ना। और जो दोस्त मोहम्मद का बेटा होता है अकबर खान, वो जबरदस्त जिहाद छेड़ देता है अंग्रेजों के खिलाफ कि हमारे अफगानिस्तान में घुस गए, इनको देख लेंगे अब, ठीक है ना। अब जिहाद छेड़ देता है तो जो वहां पर अंग्रेज सेना होती है मैकनाटन के नेतृत्व में, वो हार जाती है अफगानों से, अंततः हारी जाती है, ठीक है ना। और एक अपमानजनक संधि भी करने को विवश हो जाती है। अकबर खां कहता है कि तुम लोग यहां अभी हथियार छोड़ो और अभी यहां से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन संधि होती है और ये भी कहा कि देखो दोस्त मोहम्मद को छोड़ दो और अपने साथ ये शाह सूजा को भी ले जाओ, नहीं तो उसको मार देंगे, ठीक है। इतनी बात हुई, बात हो भी गई, लेकिन फिर भी मैकनाटन को भी वो लोग मार देते हैं। मैकनाटन छोड़िए, शाह सूजा को भी मार देते हैं, एल्फिस्टन को भी मार देते हैं। सोच लीजिए कितना बड़ा विद्रोह हो गया है अफगानिस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। अब उसके बाद अब गवर्नर जनरल को था ऑकलैंड ये सब देखा कि अरे भैया भागो। अब ऑकलैंड के बाद गवर्नर जनरल कौन बना, एलन बरो गवर्नर जनरल। एलन बरो ने कहा कि देखो बहुत हो गया तमाशा, वापस आओ, हमें युद्ध करना है नहीं है। तो देख कुल मिला के यहां पर प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो था वो समाप्त होता है,
ठीक है ना। 1840 में मामला सेटअप हो जाता है। अंग्रेज जो है वो पीछे हट जाते हैं और एक तरह से स्थिति जो यथावत हो जाती है, वहां पर फिर से दोस्त मोहम्मद का रूल स्टेब्लिश हो जाता है। तो ये था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है ना। लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 15 मिनट हो गया है, ठीक है ना। जॉन लॉरेंस की कुशल कर्मण्यता नीति, मास्टरली इनएक्टिविटी और सेकेंड अफगान युद्ध, ठीक है ना। देखो क्या है कि अगर 15 मिनट में ही उसको भी समझाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा, जल्दीबाजी मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो किसी और दिन मास्टरली इनएक्टिविटी एंड लिटन के समय जो है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध को समझाया जाएगा। तब तक के लिए 15 मिनट हो गया है, तब तक के लिए जय हिंद।